बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम 6 जून 2024 के डॉन एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है रियल पावर्स। बेसिकली पिछले कुछ अरसे से जब ये डायलॉग्स की बातें चल रही हैं, तो उसमें जब भी पीटीआई से बात की जाती है, कोई भी मीडिया पर्सन पूछते हैं, ज़ाहिर है मीडिया वाले ही पूछते हैं इस तरह की बातें। तो मीडिया पर्सन जब भी कोई पूछते हैं तो पीटीआई वाले कहते हैं कि हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद इलिजिटिमेट है और उनके पास कोई पावर नहीं है। हम उनसे बात करेंगे जिनके पास असल पावर है। अगर हम ये लीगल वे में देखें तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, एक डेमोक्रेसी चल रही है। तो ये बात तो ठीक नहीं है, मतलब अगर हम बिल्कुल एक थ्योरेटिकल वे में देखें। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें, जो असल सिचुएशन चल रही है उसकी बेस पे देखें, तो ये बात ठीक भी है, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। और ये शो करने के लिए आपको अभी जो रिसेंटली पेट्रोल प्राइस का एक इशू आया, उसमें आपको पता चला होगा कि 1 जून को प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आता है कि जी हमने 15 रुपये प्राइस कम कर दी है। और अगली सुबह जब उठते हैं तो वो प्राइस 15 रुपये नहीं भी शायद 1 या 1.5 रुपया कम होती है। और उसमें फिर बाद में जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को गलतफहमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये है कि इतनी बात पे भी प्राइम मिनिस्टर के पास पावर अगर नहीं है, तो फिर पीटीआई प्रैक्टिकली ये बात शायद ठीक ही कह रही है। सो अब यही चीज़ लाहौर में बात करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी अलवी जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम उन्होंने इशारों की नायों में बात की। और चूंकि वो कराची से हैं, माशाल्लाह अहले ज़ुबान हैं, उर्दू उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। और कराची वाले जो लोग होते हैं, उनकी उर्दू की क्या बात है, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। और समटाइम बहुत इडियोमैटिक वे में बात करते हैं और बड़ी प्यारी बात करते हैं, मतलब उनकी उर्दू भी एक लिटरेचर है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी अलवी कहते हैं कि हम घर के असल मालिक से बात करेंगे, घर के असल मालिक से बात करेंगे। अब ये जो असल मालिक है, न्यूज़पेपर तो कहता है कि घर के असल मालिक जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम है। और थ्योरेटिकल बात भी यही है कि पाकिस्तान की आवाम है। लेकिन आगे से वो कहता है, आगे से डॉक्टर अलवी अलवी कहते हैं कि हाँ, अगर चौकीदार ने ये समझ लिया है कि वो ही खुद मालिक है घर का, तो फिर हम चौकीदार से बात करेंगे। अगर चौकीदार ने अपने आप को घर का मालिक समझ लिया है, तो फिर हम चौकीदार से ही बात करेंगे, क्योंकि जो घर के असल मालिक हैं, जो अवाम है, वो तो यरगमाल हो चुके हैं। तो फिर जो जिसने कब्जा किया है, जिसने जो जो चौकीदार है और उसने घर के ऊपर कब्जा कर लिया है, हम उससे बात करेंगे। ठीक है। तो बहरहाल इशारों की नायों में डॉक्टर अलवी ने ये कहने की जो है ना कोशिश की है कि हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। और साथ ही उन्होंने हवाला दिया कि पिछले 2 साल से मैं जब प्रेसिडेंट था, तो मैं गवर्नमेंट अपना जो इस्टेब्लिशमेंट है और पीटीआई है, उन दोनों के दरमियान में बातचीत करवाने की और उनकी डिस्कशन करवाने की और उनकी जो है ना वो चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश करता रहा हूँ। लेकिन लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हुई। लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा, और जाहिर है मैं कोशिश पहले भी करता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर ये कोशिश मुझे लगता कि बिल्कुल ज़ाय हो जाएगी, तो फिर जाहिर है कि मैं कोशिश ही ना करता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ उनके ख्याल में एलिमेंट ऑफ सक्सेस कुछ ना कुछ मौजूद है, जिसकी वजह से वो ये वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे इस बात पे हमारे जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर अलवी को
पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए इतना पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए इतना मुहतात होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इशारों किनायों में बात करना है, ये इशारों किनायों में बात करना सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड या थर्ड टीयर के लीडरशिप है या पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात है। क्योंकि डॉक्टर अलवी तो एक टॉप लेवल के लीडर हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, तो और फिर सुप्रीम कमांडर भी रह चुके हैं अफवाज पाकिस्तान के। तो उनको इशारों किनायों में बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधी बात करनी चाहिए। इशारों किनायों में बात उनके ऊपर सूट नहीं करती। और न्यूज़पेपर कहता है कि पाकिस्तान के रियल ओनर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के ख्याल में अगर मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो रियल लिजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल नहीं है, तो आखिर कुछ लोगों ने तो उनको वोट दिया ना। तो इसलिए न्यूज़पेपर ये कहता है कि पीटीआई एक दफ़ा फिर वही गलती कर रही है जो उसने पहले की है, कि वो इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट होकर बात करेंगे, और जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ बात नहीं करेंगे। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अगर बात नहीं करेंगे तो फिर वो एक दफ़ा फिर उसी तरह से, अगर वो गवर्नमेंट में आ भी जाते हैं तो उसी तरह से क्रिटिसिज्म में आएंगे, उसी तरह से प्रेशर में आएंगे, उसी तरह से सारी चीज़ें होंगी, और ये एक गलती होगी। बहरहाल न्यूज़पेपर का ये एक न्यूज़पेपर के एडिटर का ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन स्टूडेंट्स, मेरा अपना ज़ाती जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस वक्त अब हालात बहुत डिफरेंट हैं। अब ज़रा मैं अब अपना एनालिसिस सारी बात पे ये दे रहा हूँ कि अब हालात इसलिए डिफरेंट हैं कि पहले जब पीटीआई, अगर अगर वाकई पीटीआई ने कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके तो कुछ हुकूमत में आई थी, अगर ये बात सच है, तो उस वक्त उन्होंने अंदर खाते की थी। अब बात है ओपन। और इस वक्त जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, वो पीटीआई ये कह रही है कि अब जो भी होगा वो कौम के सामने होगा। यही असल डिफरेंस है। और ये जो कौम के सामने है, और जो भी बात होगी, जो भी किसी की मुआफ़ी तलाफ़ी होगी नहीं होगी, जो भी डिस्कशन होगी, जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे, वो सारे ओपन होंगे। ये है असल मामला जिसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन हमारा न्यूज़पेपर का एडिटर कहता है कि पीटीआई को मौजूदा गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी चंद दिन पहले बात करते हुए जो प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आरफ अलवी, उन्होंने बात की थी कि पीटीआई की तीन डिमांड्स हैं। एक तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि लॉ की मुकम्मल सुप्रीमेसी हो, लॉ को हर बंदा फॉलो करे। और ये जो बाहर बाहर से लोगों को उठा लेना है और अगवा कर लेना है, ये काम ख़त्म होना चाहिए। फिर उसके बाद पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के दो फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, इमरान खान, उनकी रिहाई होनी चाहिए। और दूसरा कि पार्टी का जो मैंडेट है वो रिटर्न होना चाहिए, जो 8 फरवरी के इलेक्शन में लोगों ने पार्टी को दिया, वो रिटर्न होना चाहिए। तो अब इस तरह से करके ये ये जो तीन डिमांड्स हैं, ये तीन तीन डिमांड्स तो गलत नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक टेक्निकल बात ये है कि अगर पार्टी का मैंडेट वाकई रिटर्न होता है तो ये गवर्नमेंट तो रहेगी नहीं, ये गवर्नमेंट तो जाएगी। और ये गवर्नमेंट क्या कोई ऐसे डायलॉग करेगी? सिटिंग गवर्नमेंट जो है, क्या कोई ऐसे कोई मुज़ाकरात करेगी, ऐसी कोई डिस्कशंस करेगी कि जिसमें उसकी अपनी गवर्नमेंट ही खत्म होती हो और उनके पास ये वो स्टेक ही खत्म हो जाए, वो स्टेक होल्डर ही ना रहें? तो इसलिए शायद फिर पीपल्स पार्टी, सॉरी, पीटीआई ये कह रही है कि हम किसके साथ बात करेंगे? डायरेक्टली हम बात करेंगे रियल पावर्स के साथ, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं तो इस में कंसीड का मतलब एतराफ़ करना, ये एक अच्छा वर्ड है। ब्रेक द आइस ईडियम है, ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सर्कमस्पेक्ट, सारे हालात को देख के। वैसे तो सर्कमस्पेक्ट जो है वो वर्ब के तौर पर भी आता है, पूरे हालात का जायज़ा लेना, जायज़ा लेके कोई बात करना या जायज़ा लेके कोई व्यू बनाना। और लेकिन ये है कि ये एडजेक्टिव के तौर पर भी आता है।
अच्छा, फिर उसके बाद एक और वर्ड जो कि आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, वो है साइड लाइन, नज़रअंदाज कर देना। साइड लाइन आम यूज़ होने वाला वर्ड है, लेकिन ये वर्ब के तौर पर इस तरह से इंग्लिश में कम यूज़ होता है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए जी। और एंटायरली, एंटायरली का मतलब मजमूई तौर पर ओवरऑल। ओवरऑल हमें कहने की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है अपने राइटिंग्स में, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड्स भी काफ़ी सारे होने चाहिए। एज अ होल, एंटायरली, ओवरऑल, कंप्लीटली, इन टोटलिटी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो सेकंड वाला है एयरलाइन सेफ्टी। एयरलाइन सेफ्टी बेसिकली हुआ ये है कि अभी रिसेंट कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी कमेटी जो है, उसने पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स को इजाज़त देने की जो एप्लीकेशन थी, उसको फिर से रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि अभी भी पाकिस्तान की जो एयरलाइन है या पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसने यूरोपियन यूनियन को पूरी तरह से कायल नहीं किया कि वो वाकई सेफ्टी मेजर्स पूरी तरह से ले रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये सारा इशू है। असल में हुआ ये था कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो पीटीआई के जो एविएशन मिनिस्टर थे गुलाम सरवर खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि बड़ी डूबियस किस्म की स्टेटमेंट थी, बड़ी मशकूक स्टेटमेंट थी। अब उसमें कितना सच है कितना गलत है एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के बहुत सारे पायलट्स हैं कि जिनके जो लाइसेंसेस हैं वो मशकूक हैं, जिनकी डिग्रीज जाली हैं। सीधी जो बात की गई थी वो क्या थी कि उनकी डिग्रीज जाली हैं। अब अच्छा, तब से फिर यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं, बेशक वो पब्लिक हैं, पीआईए या फिर प्राइवेट हैं, उनकी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अब वो पाबंदी तब से चल रही थी। ठीक है। इस स्टेटमेंट के ऊपर न्यूज़पेपर में हर तरफ बड़ी ले दे हुई और बड़ी गुलाम सरवर खान के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। गुलाम सरवर खान को बहुत टारगेट किया गया, बहुत क्रिटिसाइज हुआ। और शायद उन्होंने भी इस के ऊपर थोड़ा सा रिग्रेट फील किया एक दो लाइटर मौकों पे। लेकिन अभी तक ये मामला जो है वो हल नहीं हो सका। और न्यूज़पेपर कहता है कि ये पाकिस्तानी ट्रैवलर्स के लिए, पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट जो है वो डायरेक्टली यूरोप नहीं जाती, कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती हैं। कभी तो यूएई के थ्रू, कभी कतर के थ्रू, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह। तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेके जाहिर है कि पाकिस्तानियों का टाइम भी वेस्ट होता है, पाकिस्तानियों का पैसा भी वेस्ट होता है। और जाहिर है कि ओवरऑल एक डिस्टरबेंस आती है। एक बिजनेसमैन ने जाना है जिसके पास टाइम कम है, तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेगा, तो जाहिर है टेंशन में ही आएगा। और इस तरह की सिचुएशन में बाहर से तो कोई आने से रहा हमारे पास कि वो आगे हमारे ऊपर मेहरबानी करे और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करे कि जिस कंट्री में डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं जाती। ठीक है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों के लिए। तो न्यूज़पेपर कहता है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि पूरी तरह से एक केपेबल इदारा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यूरोपियन यूनियन के इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस करे और इस चीज़ को इंश्योर करे कि पीआईए और जो दूसरी हमारी जो लोकल फ्लाइट्स हैं उनको, हमारी जो लोकल एयरलाइंस हैं उनको, ये जो सेफ्टी मेजर्स वाला इशू है उनका रिजॉल्व हो और वो डायरेक्ट उनको फ्लाइंग की इजाज़त मिले टू द डेस्टिनेशन इन यूरोप। तो इस हवाले से पीआईए ने एक बयान भी दिया था कि यस, हम पेरिस के लिए फ़्लाइट शुरू कर रहे हैं जून जुलाई में, लेकिन जाहिर है कि वो अभी तक मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो वो फ़्लाइट कैसे शुरू हो सकती है। तो न्यूज़पेपर कहता है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास इतने केपेबल लोग हैं, इतने हाईली जो है ना वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, वो इस मसले को हल कर सकते हैं। असल चीज़ है सिर्फ एक पुश लगाना और एक मसले के जिसको कहते हैं पीछे पड़ जाना। असल सिर्फ उसी चीज़ की ज़रूरत है। इसको पीछे पड़ जाने वाली बात को उसने कहा कंसर्टेड पुश। ये जो एक ओवरऑल एक पुश देने की ज़रूरत है और इसको एक फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, बस वही है। और वो सिविल एविएशन अथॉरिटी वाले कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक कर नहीं पाए, लेकिन वो कर सकते हैं। इसमें अगर हम एक देखें वर्ड्स को, तो वर्ड्स को
परटेनिंग टू का मतलब होता है कि मुतल्लिक, रिलेटेड टू। परटेनिंग टू का मतलब रिलेटेड टू। और इसके बाद है जी रिज्यूम का मतलब है दोबारा शुरू करना किसी भी चीज़ को। फिर उसके बाद है सस्पेंडेड का मतलब लटका हुआ मामला, जो बीच में लटका हुआ है, किसी हाल की तरफ नहीं जा रहा। एग्जेजरेट का मतलब होता है मुबालगा आराई करना, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। डेस्परेट का मतलब होता है बेताब, बेचैन। ठीक है, तो इस तरह से। और एक कंसर्टेड का मतलब वही मजबूरी, ओवरऑल। जो पहले भी एक वर्ड मैंने अभी आपको इंटायरली दिया, लेकिन इंटायरली एडवर्ब है और ये कंसर्टेड एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। अच्छा, इसके साथ हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है वायलेंट क्राइम वेव। ये कराची में जो पिछले दिनों एक यंग इंजीनियर का मर्डर हुआ और वो स्ट्रीट क्राइम की वजह से जाँ बहक हो गए, उस हवाले से ये लिखा गया है। और एडिटर ने बताया है कि कराची के जो वायलेंट क्राइम का इशू है ये हल नहीं हो रहा। और कराची में डाकू इतने वो हो गए हैं कि वो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन पे या चंद हज़ार रुपयों के पीछे वो इंसानों को गोली मार देते हैं, वो इंसानों को जान से मार देते हैं। और यही जो है वो एक यंग इंजीनियर के साथ गुलशन के एरिया में इस वीकेंड पे हुआ, जो पिछला वीकेंड गुजरा है। और अब इसमें देखिए, कराची का कोई भी हिस्सा, न्यूज़पेपर कहता है कि कराची का कोई भी हिस्सा, बेशक वो पॉश एरिया हो, बहुत अमीरों के इलाके हों या गरीबों के इलाके हों, कोई भी एरिया इस हवाले से महफूज नहीं है। हर एरिया में इस तरह के क्राइम होते हैं। डीएचए में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मार दिया गया, फिर उसके बाद कोरंगी के एरिया में एक शू वेंडर को मार दिया गया, जो बेटा बेचारा पुराने जूते बेचता था। मतलब ये है कि कोई गरीब या अमीर इससे महफूज नहीं है। ठीक है। और जो देखने वाली बात यह है कि 60 पीपल लॉस देयर लाइव्स। मतलब ये है कि ये इस अप्रैल तक, फिगर्स पब्लिश दिस पेपर शो दैट अप टू मिड अप्रैल, ये मतलब पिछले, आज से समझ लें कि कोई 2 महीने पहले तक, दूसरे लफ्जों में इस साल के पहले 3.5 माह में 60 लोगों को सिर्फ मारा गया है स्ट्रीट क्राइम की वजह से। और पिछले साल की जो फिगर है 2023 की, पूरे 2023 में 108 लोगों को मार दिया गया था कराची में सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वजह से, कि वो मोबाइल स्नैचिंग या और इस तरह की छोटी मोटी वारदातें करने में, ज़ाहिर है उन्होंने रेजिस्टेंस की होगी, उनको जान से मार दिया गया। तो ये एक ऐसा वो चीज़ है कि जिसके हवाले से स्टेट इदारे जो हैं वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, या राइटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे जिस तरह से रिस्पॉन्ड होना चाहिए। और एमक्यूएम ने तो एक और मुतालबा कर दिया है कि कराची में आम सिटीजन्स को भी असले के लाइसेंस दिए जाएं। अब इसके ऊपर बात की है न्यूज़पेपर ने कि अगर आम सिटीजन्स को असले के लाइसेंस दिए जाएंगे तो जाहिर है कि एक पॉइंट ये आएगा कि आम सिटीजन फिर घबराया हुआ वो गोली चला देगा, और उसमें भी कई जाने जा सकती हैं। तो बात, मसले का हल ये नहीं है कि मजीद लोगों को हथियार दे दिए जाएं, वेपन्स दे दिए जाएं, बल्कि हल ये है कि टोटल डी वेपनाइजेशन की जाए। टोटल डी वेपनाइजेशन, कंप्लीट डी वेपनाइजेशन, किसी के पास असला ना हो। और दूसरा, प्रोफेशनल पॉलिसिंग, कि पुलिस जो है वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में करे, तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आम लोगों के पास तो, शहरियों के पास तो असला नहीं है। और पिछले कुछ अरसा पहले गवर्नमेंट ने असले के ऊपर पाबंदी भी लगाई थी 3 माह के लिए। अब ये 3 माह की पाबंदी गवर्नमेंट ने अगर असले के ऊपर लगाई इस वजह से कि ये स्ट्रीट क्राइम वाला मसला हल हो जाएगा, तो वो तो मसला हल नहीं हुआ। और ये मसला इस तरह से हल होगा भी नहीं, क्योंकि असले के नुमाइश के ऊपर पाबंदी है, डिस्प्ले ऑफ आर्म्स। असले की नुमाइश के ऊपर पाबंदी है, तो डाकू क्या पिस्टल हाथ में लेके फिर रहे हैं जो वो नुमाइश कर रहे हैं? असले की नुमाइश का जो ताल्लुक है वो तो प्राइवेट गार्ड्स के ऊपर लागू होता है। वो जो ये भी खैर एक गलत बात है कि प्राइवेट गार्ड्स जो हैं वो मार्केट्स में फिर रहे हैं, वो रोड्स पे फिर रहे हैं, वो
अपने जिस भी साहब के साथ होते हैं, जिस भी अपने बॉस के साथ होते हैं, वो उसकी वजह से लोगों को धक्के दे रहे होते हैं, बाकी गाड़ियों को जो है ना वो कई दफ़ा हिट कर रहे होते हैं, बाकी गाड़ियों को रोक रहे होते हैं। तो इस तरह करके ये असले की नुमाइश जो है वो सीधी सीधी सी एक, ये भी एक अलग से क्राइम है। तो इसका भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम की बात हो रही है उसके लिए सिर्फ ये है कि डी वेपनाइजेशन होनी चाहिए, किसी के पास असला ना हो, जिसके पास भी हो उसको पकड़ें। और दूसरा, प्रोफेशनल लेवल पे पुलिस को अपना काम करना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो अफ्लिक्ट का मतलब अजियत देना, ये एक अच्छा वर्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। मर्सीलेसली, बेरहमी से। क्राइम इन्फेस्टेड, जुर्म से मुतासरा, एक अच्छा एक्सप्रेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्राइम इन्फेस्टेड तो पूरे पाकिस्तान के लिए यूज़ किया जा सकता है। ससेप्टिबल, कमज़ोर, जिसको ख़तरा लाहक हो। और फिर उसके बाद है जी उसके बाद है यस, वेयर विदल। ये एक बहुत कम यूज होने वाला एक्सप्रेशन हमारे राइटर ने यूज किया। माली वसाइल, वेयर विदल। तो वेयर विदल यूज करें, ये भी एक अच्छा वर्ड है। माली वसाइल के लिए ये यूज किया जाता है, थोड़ा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है लेकिन बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। तो इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज।